दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रात का बाजार लगा हुआ था। आज रात चौराहे पर एक गहरे हरे रंग की BMW मिनी खली थी और उसके बोनट पर क्रिस्टल ज्वेलरी का एक ठेला लगा हुआ था। ठेले की मालकिन 20-22 साल की एक लड़की इतनी खूबसूरत थी कि आते जाते लोगों की भीड़ लग गई और तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ नौजवान लड़के तो उस खूबसूरत लड़की और शानदार कार को देखकर तस्वीरें खींचने लगे। बस कुछ हिम्मत वाले ही पास जाकर भाव पूछने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी असली नीयत कहीं और थी। उनकी निगाहें लड़की के चेहरे और सीने पर टिकी थीं। एक सफेद हिप हगिंग स्कर्ट, स्किन कलर की स्टॉकिंग्स, नीली ऊंची एड़ी के सैंडल, आकर्षक फिगर, वो लुभावने कर्व्स और वो लंबी टांगें। उसकी छाती किसी विशाल खरगोश की जोड़ी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर किसी का भी मन उन्हें मुट्ठी में भर लेने को कर जाए। क्यों कबीर, नजरें टिक गईं क्या? मैंने चौधरी ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी है। उस खूबसूरत लड़की और लग्जरी कार से 3 मीटर दूर एक सांवले अधेड़ उम्र के आदमी ने पास खड़े 20 साल के एक नौजवान से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ठाक है, बस मेरी बहन से थोड़ी कम है। नौजवान ने उस खूबसूरत लड़की पर कुछ नजरें डालीं और उसके सफेद दांत मुस्कुराहट में चमक उठे। उसका नाम कबीर था और वो रात के बाजार में पराठों का ठेला लगाता था। उसका कद लगभग 1.75 मीटर था। वो जवान और काफी हैंडसम था, हालांकि उसके चेहरे पर एक दुनियादारी वाली चालाकी झलकती थी। अधेड़ उम्र का वो आदमी, जिसका उपनाम चौधरी था, चप्पलों के ठेले का मालिक था। चौधरी चाचा ने मजाक किया, अरे लड़के, तेरी नजर में तो तेरी बहन से सुंदर कोई है ही नहीं, है ना? पर ऐसी लड़की जो अमीर भी हो और किसी स्टार की तरह दिखे, वो हम जैसे लोगों की दुनिया से अलग होती है। हम तो बस देखकर मजा ले सकते हैं। सामने जो चाट वाला मोटे लाल है, उसकी बेटी तुझमें काफी दिलचस्पी रखती है। कह तो चौधरी भाई तेरी बात चलाएं। कबीर ने चाट वाले ठेले की तरफ नजर डाली। एक मोटी लड़की, जिसका चेहरा तेल से चिपचिपा हो रहा था, बेताबी से मुट्ठी भर चाट अपने मुंह में ठूंस रही थी। उसका मुंह चिकनाई से भरा था। कबीर अचानक कांप गया। रहने दो चौधरी चाचा, आप अपनी स्कूल की ब्यूटी क्वीन बेटी से ही मेरी बात क्यों नहीं चला देते? बदमाश कहीं का। चौधरी चाचा ने एक चप्पल उठाई और उसे मारने का नाटक किया, लेकिन तभी बाहों पर टैटू गुदवाए हुए कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के दूर से चलकर आए और सीधे उस लग्जरी कार वाली खूबसूरत लड़की की तरफ बढ़े। ए लड़की, तुझे यहाँ ठेला लगाने के लिए किसने कहा? हफ्ता दिया क्या? सबसे आगे चल रहे आदमी ने खूबसूरत लड़की की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसकी वासना से भरी आंखें बार बार लड़की की छाती पर जा रही थीं। इस आदमी का नाम जग्गा था, जो इलाके का एक दादा था, घमंडी और दबंग, जिसके नीचे कई वहशी गुंडे काम करते थे। दूसरे लोग उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे और बस उसका गुस्सा सहते थे। कैसा हफ्ता? तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? पैसे नहीं है मेरे पास। खूबसूरत लड़की ने ठंडी सांस भरकर कहा, पैसे नहीं हैं? मेरी जान, इतनी अच्छी कार चलाती हो और कहती हो पैसे नहीं हैं, कौन यकीन करेगा? खैर, अगर तुम सच में पैसे नहीं देना चाहती तो कहीं और चलकर गहराई से बात कर सकती हो और दोस्त बन सकती हो, और जब वापस आओगी तो जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। कैसा रहेगा? जग्गा समझ गया था कि इस खूबसूरत लड़की के पास पैसा तो होगा, लेकिन उसके पास ताकत थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरा। बोलते बोलते उसकी आंखें लड़की की स्टॉकिंग्स पहनी लंबी टांगों और उसकी छाती पर टिकी थीं। काश वो उसे अपनी बाहों में भरकर जोरदार चुंबन ले पाता। क्या गजब की बला थी। देखने वाले सभी लोग नाराज और उत्तेजित थे। मन ही मन जग्गा को गालियां दे रहे थे कि कैसा कमीना है, जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखता है उसके करीब जाने की सोचने लगता है। अचानक उस खूबसूरत लड़की ने सीधे हाथ चला दिया और जग्गा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दफा हो जाओ। थप्पड़ ने जग्गा को सन्न कर दिया और उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। किनारे खड़ी भीड़ ने भी एक गहरी सांस ली और फुसफुसाने लगी, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने जग्गा को मार दिया, अब क्या वो उसे खा नहीं जाएगा? हाय, इतनी खूबसूरत लड़की, कहीं उसका कोई नुकसान ना हो जाए। चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? भूल गए क्या कि जग्गा कौन है? और जग्गा के एक चेले ने अपने बॉस को पिटते देख तुरंत मिनी कार पर रखे ठेले को पकड़ लिया और एक झटके के साथ उस पर रखे जेड के कंगन और दूसरी चीजें जमीन पर गिर गईं और एक गोल पत्थर का पेंडेंट लुढ़क कर कबीर के पैरों तक आ गया। जब तक कबीर पेंडेंट उठाने के लिए झुका, तब तक वो खूबसूरत लड़की उस गुंडे से भिड़ चुकी थी। ये नजारा बिल्कुल हैरान करने वाला था। एक हाथ से गुंडे के बाल पकड़कर उसने अपने आईफोन से उस पर हमला कर दिया।
दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और साथ में चिल्ला रही थी, मैंने कहा था ना मेरा ठेला मत तोड़ना, मैंने कहा था ना मेरी ज्वेलरी मत फेंकना, मैंने कहा था ना मत तोड़ना, मैंने कहा था ना। आह आह आह, गुंडा दर्द से चिल्लाया और जल्द ही उसके चेहरे और नाक से खून बहने लगा। एक भयानक मंजर था। भीड़ ने गहरी सांस ली, दंग रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत लड़की इतनी खूंखार होगी। फिर भी मन ही मन राहत महसूस कर रहे थे। तभी उस खूबसूरत लड़की ने सीधे हाथ चला दिया और जग्गा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दफा हो जाओ। थप्पड़ ने जग्गा पर सन्न कर दिया और उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। किनारे खड़ी भीड़ ने भी एक गहरी सांस ली और फुसफुसाने लगी, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने जग्गा को मार दिया, अब क्या वो उसे खा नहीं जाएगा? हाय, इतनी खूबसूरत लड़की, कहीं उसका कोई नुकसान ना हो जाए, चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने का क्या फायदा, भूल गए क्या कि जग्गा कौन है? और जग्गा के एक चेले ने अपने बॉस को पिटते देख तुरंत मिनी कार पर रखे ठेले को पकड़ लिया और एक झटके के साथ उस पर रखे जेड के कंगन और दूसरी चीजें जमीन पर गिर गईं और एक गोल पत्थर का पेंडेंट लुढ़ककर कबीर के पैरों तक आ गया। जब तक कबीर पेंडेंट उठाने के लिए झुका, तब तक वो खूबसूरत लड़की उस गुंडे से भिड़ चुकी थी। ये नजारा बिल्कुल हैरान करने वाला था। एक हाथ से गुंडे के बाल पकड़कर उसने अपने आईफोन से उस पर हमला कर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और साथ में चिल्ला रही थी, मैंने कहा था ना मेरा ठेला मत तोड़ना, मैंने कहा था ना मेरी ज्वेलरी मत फेंकना, मैंने कहा था ना मत तोड़ना, मैंने कहा था ना। आह आह आह, गुंडा दर्द से चिल्लाया और जल्द ही उसके चेहरे और नाक से खून बहने लगा। एक भयानक मंजर था। भीड़ ने गहरी सांस ली, दंग रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत लड़की इतनी खूंखार होगी। फिर भी मन ही मन राहत महसूस कर रहे थे। तभी उस खूबसूरत लड़की ने गुंडे को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अचानक जग्गा ने उसे किनारे से जोर से धक्का दे दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कट। लड़की उस ताकत को सहन नहीं कर पाई और पीछे हटते हुए गलती से उसकी ऊंची एड़ी के सैंडल की हील टूट गई। वो चिल्लाई और पीछे की ओर गिरने लगी और गिरते गिरते बिल्कुल संयोग से कबीर की बाहों में आ गिरी। कबीर भौंचक्का रह गया। अचानक पड़े झटके से एक कदम पीछे हो गया। उसने सहज रूप से आगे हाथ बढ़ाया, उसकी बाहों ने उसे पकड़ लिया और अचानक उसे गर्माहट और कोमलता का एहसास हुआ। उसने सहज रूप से पूछा, आप कैसी हैं, ठीक तो हैं? लेकिन किनारे से एक हैरानी भरी आवाज आई, अरे बाप रे, हे भगवान, ये लड़का क्या ये जानबूझकर कर रहा है? वो खूबसूरत लड़की जो कबीर के ऊपर पड़ी थी बुरी तरह कांप उठी। फिर अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर उसने अपनी तिरछी आंखों से उसे घूरा। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की एक झलक और शर्म की एक क्षणिक लाली थी। दांत भींचते हुए वो चिल्लाई, बदतमीज, छोड़ो मुझे, कब तक मुझे छूते रहोगे? आह, छूना। कबीर सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां सहज रूप से खुलीं और बंद हुईं। वाह हे भगवान, भीड़ फिर से चिल्लाई, यहां तक कि जग्गा की आंखें भी चौड़ी हो गईं और उसने थूक निगलते हुए सोचा, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा दिलेर है। लेकिन फिर गुस्सा लौट आया और उसने मन ही मन गाली दी, हरामजादे, जिस लड़की पर मेरी नजर है उसे छूने की हिम्मत की। कबीर को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी हथेली के नीचे का एहसास आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत था। फूला हुआ, गोल और मुलायम। जब उसने उसे दबाया तो उसकी उंगलियां गहरी धंस गईं। उसने नीचे देखा और सोचा, हे भगवान, पकड़ने के लिए इतनी सारी चीजें थीं, तो उसे किसी और के बड़े खरगोश को ही क्यों पकड़ना था? ये बहुत जादुई था और ये इतना अच्छा क्यों लग रहा था? इसके अलावा इस नजरिए से वो आधे से ज्यादा नजारा देख सकता था। चोटियां और लकीरें और वो अद्भुत करियर लाइन, ये बहुत खूबसूरत था। हालांकि उसकी नजर फिर फिसली और उस लड़की की आग उगलती आंखों से मिली। कबीर ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और आधा कदम पीछे हट गया, लेकिन वो पहले से ठीक से खड़ी नहीं थी और उसकी टखने में मोच आ गई और वो फिर से गिर पड़ी। कबीर चौंक गया और अवचेतन रूप से आगे बढ़ा और अपना हाथ फैलाया। लानत है, उसने 2 बार छुआ, 2 बार। भीड़ में से कोई रो पड़ा। कबीर भी बेहोश होने वाला था। उसका सच में कोई गलत इरादा नहीं था और उसने एक बेचारगी भरी मुस्कान के साथ कहा, बहन जी, वो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। कबीर का चेहरा तनाव में था। उसके शब्द बमुश्किल समझ में आ रहे थे। अगर सामने वाली गली के चाट वाले मोटेलाल की बेटी होती तो भी चल जाता, उसे छू भी लेता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये लड़की अपनी शानदार कार और खूबसूरती के साथ एक अप्सरा जैसी थी, जिसे देखने भर से उसे अपराध बोध हो जाता। उसके हथियार को 2 बार छूने के बाद वो बेचैन कैसे न होता? ऊपर से उस गुंडे ने अभी अभी उसका सामान फेंका था और उसके चेहरे पर मुक्के पड़े थे। अब वो अपना चेहरा पकड़े खड़ा था, उठ भी नहीं पा रहा था।
उसे इस तरह नाराज करने के बाद क्या उसकी हालत और खराब नहीं हो जाती? उसे लगा कि अपनी गलती सुधारने के लिए उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से उस खूबसूरत लड़की के सामने गया और जग्गा से बोला, जग्गा भाई, ये बहन जी पहली बार ठेला लगा रही हैं और यहाँ के नियम नहीं जानती। मैं इनका हफ्ता भर देता हूँ। जग्गा की पलकें फड़कीं, उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। कबीर को उस खूबसूरत लड़की को उस हालत में छूते और गले लगाते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी निगल ली हो। अबे साले, कौन चाहता है तेरा हफ्ता? बेवकूफ, तू अपनी मरती हुई बहन की देखभाल कर रहा है, वो बोझ काफी नहीं है क्या? तेरे पास अपनी चड्डी खरीदने के पैसे नहीं हैं और तू हीरो बनकर हसीना को बचाने चला है। साले ने सरेआम औरत से छेड़छाड़ की है, मारो इसे, इसका ठेला तोड़ दो। ये सुनकर वो खूबसूरत लड़की जो कबीर को घूर रही थी, उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक कौंधी और उसकी आंखों में एक उलझन भरा भाव था। जग्गा के दो चेले तुरंत हरकत में आ गए। एक लड़की को पीटने लगा, दूसरा ठेला तोड़ने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ ठेला लगाने में इस्तेमाल होने वाली तिपहिया साइकिल भी पलट गई। कबीर की आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये ठेला उसकी बुनियाद थी। उसकी बहन बीमार थी और हर महीने दवा खरीदने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती थी। वे दोनों इसी छोटे से ठेले के सहारे अपना गुजारा करते थे। कमीनों, मेरा ठेला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कबीर का ठेला टूट चुका था और उसके मुंह का कोना भी फट गया था। वो गुस्से से पागल हो गया। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन पैसा कीमती था। उसने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और उनकी तरफ दौड़ा। अरे, ये लड़का तो पागल हो गया है, ये चाकू से लोगों को काटने जा रहा है। जग्गा भाई, भागो। कबीर ने एक गुंडे की बांह पर चाकू से वार किया और खून की धार बह निकली। वे तुरंत डर गए और चिल्लाते हुए भाग गए। ए लड़के, तू रुक, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जग्गा ने भयंकर तरीके से कहा और भाग गया। कबीर, तू ठीक है? चप्पलों के ठेले के मालिक चौधरी चाचा ने चिंता से पूछा। दोनों कुछ समय से एक साथ ठेला लगा रहे थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। मैं ठीक हूं, इतना कहकर कबीर फिर से उस खूबसूरत लड़की की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, खूबसूरत दीदी, मैंने गुंडों को भगाने में आपकी मदद की और इस वजह से उनसे दुश्मनी मोल ले ली। आप अब मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अभी अभी आप मुझसे टकरा गई थीं। मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मीठा बोलना हमेशा सही होता है। कबीर उसे लगातार खूबसूरत दीदी कहता रहा, इस डर से कि कहीं वो उसे अपने फोन से न मार दे। वो गुंडों पर चाकू से हमला करने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खूबसूरत लड़की उसे काफी देर तक घूरती रही, पता नहीं क्या सोच रही थी। उसने जमीन पर पड़ी ज्वेलरी की ओर इशारा किया और कहा, पहले ये सब मेरे लिए उठाओ। उन्हें उठाने के बाद कबीर को वो पत्थर का पेंडेंट याद आया जो अभी अभी उसके पैरों के पास लुढ़का था। उसने लड़ाई के दौरान उसे अपनी जेब में डाल लिया था और जल्दी से उसे फिर से निकाला। दीदी, ये भी आपका है, मेरा मतलब मैं इसे अपने लिए नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी अभी। जैसे ही उसने ये कहा, उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे इशारा किया, इधर आओ। हैं? कबीर को लगा कि वो उस पर हमला करने वाली है। उसका शरीर अकड़ गया और उसके पैर हिल नहीं पाए। देखने वालों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, कुछ उत्सुक थे, कुछ अनिच्छुक और कुछ उम्मीद से भरे थे। सभी को लगा कि कबीर अब मुसीबत में पड़ने वाला है। सामान उठाने के बाद उसे बाद में सजा मिलेगी। अगर उसके हाथ पैर नहीं तोड़े गए तो कम से कम उसके नाजुक अंगों पर तो लात मारी ही जाएगी। चौधरी चाचा ने हिम्मत जुटाकर मदद करने की कोशिश की और कहा, बहन जी, कबीर ने सच में जानबूझकर नहीं किया, उसे तो पेंडेंट आपको लौटाना ही था। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, वो एक अच्छा लड़का है। घर में एक बीमार बहन है जो उसके सहारे जी रही है। क्या आप उसे जाने दे सकती हैं? सफेद कपड़ों वाली उस खूबसूरत लड़की ने पलकें झपकाईं, अपने होठों के कोनों को सिकोड़ा और खुद आगे बढ़ी। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया और कबीर का गाल पकड़ लिया। कबीर जवान था, सिर्फ 19 साल का, और उसके नैन नक्श कोमल थे। जब उसका गाल पकड़ा गया तो उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया और उसे देख रहे कई पुरुष उत्साहित हो गए। उसने एक देवी का अपमान किया था और उसे अब भी लगता था कि वो सिर्फ एक शब्द से बच जाएगा। सवाल ही नहीं उठता। मैं इसे पीटने जा रही हूं, मैं इसे पीटने जा रही हूं। उसने मेरी छाती को छुआ, उसे पीटा जाना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, ये लड़का, उसने जरूर जानबूझकर किया होगा। लानत है, एक बार काफी नहीं था, उसने 2 बार छुआ। इतनी खूबसूरत देवी और सड़क पर सामान बेचने वाले इस लड़के ने उसे छेड़ा। मैं उसका कम से कम एक हाथ तो तोड़वा दूंगा। भीड़ बातें कर रही थी। उनमें से ज्यादातर लोगों के दुख में खुश हो रहे थे। खूबसूरत लड़की ने चारों ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था, लेकिन जब उसने कबीर को फिर से देखा तो एक चंचल मुस्कान अनजाने में उसके चेहरे पर आ गई। उसने उसका गाल पकड़ा और पूछा, अभी छूने में मजा आया? आसपास से गुजर रहे लोग हैरानी से देखने लगे। कबीर ने अचेतन में सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं। खूबसूरत लड़की की आंखें जम गईं। कबीर रोने ही वाला था, वो इसका जवाब कैसे दे? उसकी तीखी नजरों के नीचे उसने आखिरकार सिर हिलाया, एक भारी हामी भरी। खूबसूरत लड़की आखिरकार मुस्कुराई, एक शानदार मुस्कान, और उसके चेहरे पर थपथपाया। एक ईमानदार छोटे भाई बनो हूं। तुम्हारी एक बहन है, उसका नाम क्या है? रिया, मेरा नाम कबीर है दीदी, कबीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ कबीर और रिया, बहुत अच्छा नाम है। घबराओ मत, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम अकेले थे जिसने उस गुंडे को भगाने में मेरी मदद की। ये भाग्यशाली पत्थर का पेंडेंट तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य लाएगा। याद रखना, दीदी का नाम कशिश है। खूबसूरत लड़की ने पेंडेंट उठाया और उसे वापस उसकी शर्ट की जेब में रख दिया। उसने अपने हाथ से उसे थपथपाया और एक अजीब सी आह भरी। आजकल अच्छे भाई ज्यादा नहीं मिलते, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। अंत में उसने अपने आसपास की हैरान भीड़ पर एक ठंडी सांस ली और अपनी दूसरी सही सलामत ऊंची एड़ी की सैंडल उतारी। एक सफाई से कट की आवाज के साथ उसने उसकी हील तोड़ दी, उसे वापस पहना और फिर शान से मुड़कर कार में बैठी और चली गई। अबे 2 बार छुआ पर उसने मुझे मारा नहीं और एक पेंडेंट भी दे दिया। इस लड़के की तो किस्मत ही खुल गई। खूबसूरत मैडम देवी, अगर मुझे पता होता तो मैं भी वहां गया होता। बस उसे छूना ही काफी होता, मार खाना भी वसूल हो जाता। न केवल राहगीर इस नतीजे से असंतुष्ट थे, जैसे कि वो कबीर को पीटते हुए देखना चाहते थे, बल्कि चौधरी चाचा भी थोड़े ईर्ष्यालु थे। कबीर, सच सच बता, क्या तूने ये जानबूझकर किया था? उसे छूने में वाकई बहुत अच्छा लगा। कबीर ने अपनी नाक को छुआ, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। चौधरी चाचा, आपकी भाभी नहीं है क्या? मैं तो उन्हें पूरी रात छू सकता हूं। अबे, कहाँ देवी और कहाँ एक झगड़ालू औरत, उनकी तुलना कैसे हो सकती है? चौधरी चाचा ने आंखें घुमाईं, लेकिन उसके लिए खड़ा होने के लिए कबीर ने आभार महसूस किया। दोनों कुछ समय से एक साथ ठेला लगा रहे थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। ठेला टूट गया था और कबीर अपनी थोड़ी टेढ़ी टायर वाली तिपहिया साइकिल को जल्दी घर ले गया। रास्ते भर खड़खड़ाहट होती रही, जिससे राहगीर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये शिपिंग कंटेनरों से बना एक अस्थायी घर था, बहुत जर्जर। हालांकि जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, कबीर ने देखा कि वहां 2 आदमी खड़े सिगरेट पी रहे थे। वे लंबे और मजबूत थे, उनके चेहरे सांवले थे। उन्हें देखते ही कबीर के दिल में चाकू सा चुभ गया। उसने सोचा, ये ठीक नहीं है। ये दोनों अय्याश और बिगड़ैल बॉडीगार्ड हैं। वे दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। और उसकी बहन? निश्चित रूप से उसने तुरंत अपनी बहन की मदद की गुहार सुनी। कमीने, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ओह ओह, विक्रांत, तुम कमीने हो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ओह ओह, भैया आओ, मुझे बचाओ बचाओ। ओह ओह, तेरा वो गरीब भाई तो अभी ठेला लगा रहा है। रिया, तूने मेरी बात मानी और मुझे खुश किया। मैं तेरे साथ बुरा नहीं करूंगा। वैसे भी इस बीमारी के साथ तू ज्यादा दिन नहीं जिएगी। अगर तू मुझे अपने साथ सोने देगी तो मैं आज से रोज तुझे 1000 रुपए दूंगा। बचाओ। ओह। ये सुनकर कबीर की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका दिल फटने को हो गया। उसकी बहन को वो कमीना परेशान कर रहा था। उसने अपनी तिपहिया साइकिल फेंक दी और गरजते हुए दौड़ा। आ विक्रांत कमीने, मेरी बहन को छोड़ दो। नतीजतन इससे पहले कि वो दरवाजे से अंदर घुस पाता, उसे 2 बॉडीगार्ड ने रोक लिया। उनमें से एक ने उसकी छाती पर लात मारी और वो तुरंत 3 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरकर उठ नहीं पाया। लड़के, हमारे छोटे साहब को तेरी बहन पसंद आ गई है। ये तो उसकी कई जन्मों की मेहनत का फल है। बस खुश रहे। हाँ, तू हर दिन उसके लिए दवा खरीदने के लिए इतनी मेहनत करता है ना? अगर वो हमारे छोटे साहब के साथ रहेगी तो तुझे दवा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा है।
दोनों बॉडीगार्ड कबीर पर मुस्कुराए, जबकि अंदर उसकी बहन रिया अपने भाई को पुकार रही थी। कबीर गुस्से और चिंता में था, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसकी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने उसे छुआ तो उसे मुट्ठी भर खून महसूस हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी जेब में रखा भाग्यशाली पत्थर का पेंडेंट गायब हो चुका था और एक सफेद रोशनी की चमक उसके शरीर में समा गई थी। एक पल बाद ऊर्जा की एक शुद्ध धारा उसके शरीर में दौड़ी और तुरंत ही पूरे शरीर में फैल गई, उसकी नसों को भेदती हुई और अंत में उसकी आंखों में जाकर समा गई। पलक झपकते ही कबीर को अपनी छाती का दर्द कम होता महसूस हुआ और एक गर्माहट और ताकत ने उसे भर दिया। हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी चुभन हो रही थी। भले ही वो हैरान था, लेकिन अपनी बहन को बचाना सबसे जरूरी था और उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से आगे बढ़ा। विक्रांत, मेरी बहन को छोड़ दे, तुम दोनों दरिंदों मेरे रास्ते से हट जाओ। हा हा हा, छोटे बदमाश, चुपचाप पड़ा रहे। तू अपनी ताकत से हमें पार नहीं कर सकता। चुपचाप मेरा साला बनकर रहे। एक बॉडीगार्ड हंसा और लापरवाही से उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। बॉडीगार्ड का चेहरा मजाक से भरा था। वो कल्पना कर सकता था कि ऐसा मुक्का खाने के बाद कबीर की क्या हालत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी नाक टूट जाएगी और वो काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहेगा। उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उसने अपनी सिर्फ 50% ताकत का इस्तेमाल किया, इस डर से कि कहीं इससे ज्यादा ताकत उसे मार ना दे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कबीर ने उस मुक्के को इतनी तेजी से आते देखा कि वो बहुत घबरा गया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। अचानक वो मुक्का काफी धीमा होता हुआ महसूस हुआ, जैसे टीवी पर कोई स्लो मोशन सीन चल रहा हो। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके हाथ स्थिर रहे और उसने बॉडीगार्ड की कलाई पर मुक्का मार दिया। चटाक! कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे नहीं पता था कि वो ऊर्जा की धारा क्या थी, न ही उसे ये पता था कि बॉडीगार्ड का मुक्का अचानक धीमा क्यों हो गया था। उसका मुक्का और कलाई तुरंत टकराए और वो साफ महसूस कर सकता था कि कलाई तुरंत टूट गई। बल इतना मजबूत था कि टूटने के बाद भी मुक्का आगे बढ़ गया, जिससे टूटी हुई हड्डी चमड़ी को फाड़कर बाहर निकल आई और खून बहने लगा। कबीर भी दंग रह गया, अविश्वास से घूर रहा था। बॉडीगार्ड अपना हाथ पकड़े हुए कांप उठा और चिल्लाया, आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ टूट गया। ये परिणाम दोनों बॉडीगार्डों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बचे हुए दूसरे बॉडीगार्ड की पुतलियां सिकुड़ गईं। स्पष्ट रूप से वो अभी भी इस अचानक हुए घटनाक्रम पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अपने संदेह के बावजूद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कबीर की ओर दौड़ा। रॉड! उसने एक फौजी अंदाज में लात चलाई, जो दुश्मन को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही कबीर ने उसे हैरानी से घूरा, उसकी लात मारने की हरकतें भी अजीब तरह से धीमी हो गईं। ये क्या हो रहा है? क्या ये लोग जानबूझकर मुझे जीतने दे रहे हैं? ये विचार कबीर के मन में कौंधा और उसने हवा में छलांग लगा दी। वो उस आदमी के नाजुक अंगों पर मार सकता था, लेकिन ये महसूस करते हुए कि बॉडीगार्ड शायद जानबूझकर उसे जीतने दे रहा है, उसने थोड़ी दया दिखाई और अपना पैर 5 इंच खिसकाकर उस आदमी के पेट पर निशाना साधा। धड़ाम! बॉडीगार्ड के पेट पर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने टक्कर मार दी हो। लात ने उसे हवा में उड़ा दिया और वो 5 मीटर दूर जाकर गिरा। उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था जैसे वो फटने वाला हो और वो उठ नहीं सका। कबीर ने उन दोनों आदमियों पर हैरानी से एक नजर डाली। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उन्हें इस तरह से पीटा था। लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर वो कमरे में घुस गया और एक नौजवान को पीटना शुरू कर दिया, जो उसकी बहन के कपड़े फाड़ रहा था। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। कबीर ने विक्रांत के सिर पर अंधाधुंध मुक्के बरसाए। एक के बाद एक हर मुक्का मांस को चीर रहा था और खून निकाल रहा था। कुछ ही सेकंडों में विक्रांत का गोरा चेहरा एक फटे हुए थैले जैसा हो गया था और वो बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। उसके अनगिनत दांत टूट गए थे। आउच, आउच, मार डाला भाई, कबीर भाई, मुझसे गलती हो गई। विक्रांत रोया और दया की भीख मांगने लगा, लगभग घुटनों पर आ गया। भैया रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे। नाजुक मौके पर रिया ने कबीर को पकड़ लिया, जिससे विक्रांत को अस्त व्यस्त हालत में भागने का मौका मिल गया। बहन, तुम कैसी हो? उस कमीने ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? कबीर ने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जल्दी से अपनी बहन को देखने लगा।
उसने पाया कि हालांकि रिया जोर जोर से रो रही थी, उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे, कम से कम कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे ठीक ना किया जा सके। भैया, मैं बहुत डर गई थी भैया। रिया कबीर की बाहों में लिपट गई, उसका चेहरा दयनीय था। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, डरो मत विक्रांत, उस कमीने को मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने रिया को कसकर गले लगा लिया, उसका दिल उथल पुथल में था। वो सच में डर गया था कि उसकी बहन को उस कमीने ने मार डाला होगा। अगर ऐसा होता तो वो उसे जान से मार देता। लेकिन फिर वो हैरान हो गया। विक्रांत का परिवार ताकतवर था और उसके 2 बॉडीगार्ड भी बहुत मजबूत थे। उसने सुना था कि वे रिटायर्ड भाड़े के सैनिक थे। उसने उन्हें अपनी आंखों से 1 दर्जन गुंडों को नंगे हाथों पीट पीट कर रुलाते देखा था। लेकिन आज वे इतने बेकार क्यों थे? या क्या वे सच में उस पर तरस खाकर उसकी मदद कर रहे थे? ऐसा तो नहीं लगता था। और उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा क्यों महसूस हो रही थी? क्या ये इसलिए था क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ और उत्साहित था? वो उलझन में था। ... तुम दोनों निकम्मे हो, तुम किसी को रोक भी नहीं सकते। तुम बॉडीगार्ड क्या कर रहे हो? तुम तो सिर्फ नमूने हो। विक्रांत, जिसका सिर और चेहरा खून से लथपथ था, गुस्से में अपने 2 बॉडीगार्ड को अपमानित कर रहा था। दोनों कबीर से अधमरे पिट चुके थे और आखिरकार उसके पीछे पीछे बाहर आए थे। टूटी बांह वाला बॉडीगार्ड दर्द से रोया, मालिक, हमें नहीं पता कि वो लड़का अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। शुक्र है आप ठीक हैं। चटाक, तू मुझे ठीक कहता है? अंधा है क्या? मेरा चेहरा केचप से सना हुआ है। विक्रांत ने बॉडीगार्ड को जोर से थप्पड़ मारा, उसे निकम्मा कहा। फिर एक कॉल किया गया। अरे चचेरे भाई, मुझे किसी ने पीट दिया है, मैं खून से लथपथ हूँ। मेरे बॉडीगार्ड को भी पीटा गया है, उसकी बांह टूट गई है। तुम एक पुलिस अधिकारी हो, तुम्हें मेरे लिए न्याय दिलाना होगा। कौन है? कबीर नाम का एक कमीना, वो आजाद नगर की कंटेनर बस्ती में है। तुम्हें उसे गिरफ्तार करके बुरी तरह से प्रताड़ित करना होगा। अब तो मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। ... कंटेनर वाले घर के अंदर रिया ध्यान से अपने भाई के सीने के घाव की देखभाल कर रही थी और ऐसा करते हुए आंसू पोंछ रही थी। भैया, दर्द हो रहा है क्या? कितना खून बह रहा है? कबीर मुस्कुराया। नहीं, मेरी चमड़ी मोटी है। उसने एक सिसकी ली, उसका मुंह टेढ़ा हो गया और उस पर अल्कोहल का पाहा रगड़ा गया। ये सच में दर्द दे रहा था। घाव एक अनियमित गोल छेद के आकार का था। ये वास्तव में बॉडीगार्ड द्वारा छाती पर मारी गई लात के कारण हुआ था, जिससे उसकी जेब में रखा भाग्यशाली पत्थर का पेंडेंट मांस में धंस गया था। हालांकि भाग्यशाली पत्थर बहुत पहले ही जा चुका था और किसी को नहीं पता था कि बची हुई रस्सी कहाँ गिरी थी। भैया, मैं ही हूं जो आपको नीचे खींच रही हूं। अगर मैं न होती तो आप निश्चित रूप से अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। शायद आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी होती। कभी कभी मेरा सच में मरने का मन करता है। बकवास मत करो, मौत का जिक्र मत करना। भाई तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रिया 17 साल की थी, कबीर से 2 साल छोटी। उसे बचपन से ही ब्लड कैंसर था। भाग्य से ये नियंत्रण में था, लेकिन उसे हर दिन दवा लेनी पड़ती थी। इसके बिना उसकी जान चली जाती। इसके अलावा इस तरह की दवा बेहद महंगी थी, महीने में 50-60 हजार का खर्च आता था। अगर कबीर पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करता तो उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं होते। कबीर के पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसकी मां ब्लड कैंसर वाली बेटी होने का विचार सहन नहीं कर पाई। परिवार को कंगाल छोड़ गई, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो गया। जब कबीर 15 साल का था तो वो बेरहमी से अपने दोनों भाई बहन को छोड़कर भाग गई। पिछले 4 सालों में कबीर ने स्कूल छोड़ दिया है और अपनी बहन का पेट पालने के लिए हर संभव काम किया है। उसने ईंटें ढोईं, रिक्शा चलाया, कबाड़ उठाया। बाद में उसे पराठे बेचने का एक सफल व्यवसाय मिला, जिसे वो अब 2 साल से कर रहा है। भाई बहन के बीच का बंधन अटूट है, प्रत्येक एक दूसरे के जीवन का सहारा है। हालांकि जिंदगी मुश्किल है, ये गर्माहट से भी भरी है। शाम के 9 बजे दोनों भाई बहन एक टूटी फूटी मेज के चारों ओर खाना खा रहे थे। खाना काफी अच्छा था, जिसमें मछली और मांस दोनों थे। रिया, जिसे ब्लड कैंसर था, को उच्च प्रोटीन आहार की जरूरत थी। तभी दरवाजे पर एक कार की चीख सुनाई दी, जो अपैरेंटली उनके घर के ठीक बाहर आकर रुकी थी। एक पल बाद एक महिला, जिसने लाल और सफेद चेक वाली शर्ट, सफेद क्रॉप्ड हिप पैंट और नीले रंग की ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी थी, अंदर चली आई। कंटेनर से बना घर काफी घुटन भरा था और जब कबीर घर पर होता था तो वो आमतौर पर सोने के अलावा दरवाजा खोला रखता था, इसलिए उसके लिए अंदर आना आसान था। कबीर, महिला ने पहले कमरे में चारों ओर देखा,
फिर कबीर को देखकर पूछा, ये? वाह, कितनी खूबसूरत है। कबीर के मुंह में अभी भी चावल थे। उसने उधर देखा और उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। महिला 20-22 साल की थी। उसके भूरे लंबे बाल पोनी टेल में बंधे थे, जो ध्यान से देखने पर थोड़े गीले लग रहे थे। उसके नैन नक्श कोमल थे और वो बेहद सुंदर दिख रही थी। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जिसने कबीर की आंखें चौड़ी कर दी थीं। ये उसका उफनता हुआ जिस्म था। उसकी चेक वाली शर्ट के बटन इतने कसे हुए थे कि लग रहा था वे किसी भी पल फट जाएंगे। कबीर ने अनुमान लगाया कि वो कातिलाना हथियार कम से कम 36F का होगा, जो एक मासूम चेहरे और विशाल शरीर का बेहतरीन नमूना था। जैसे ही कबीर की आंखें उस कातिलाना हथियार पर किसी चूसने वाले कप की तरह चिपक गए, रिया ने फुसफुसाया, भैया, ये बड़ी बहन जी कहीं मेरी भाभी तो नहीं बनेंगी? वो भी उस महिला की छाती के आकार से चौंक गई थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उस महिला का नाम आरती खन्ना था, जो पास के विकासपुरी थाने में एक पुलिस ऑफिसर थी। आज संयोग से उसकी एक सहेली का जन्मदिन था और सिर्फ 20 मिनट पहले वो विला के पूल में तैर रही थी जब उसे डिप्टी चीफ का फोन आया, जिसने उसे बाहर जाकर एक गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, जिसने 3 लोगों को घायल और अपाहिज कर दिया था। जाहिर है उसका मूड अच्छा नहीं था। टीम लीडर के तौर पर वो अपने अधिकारियों को बुला सकती थी, लेकिन वे सभी गश्त पर बाहर थे, इसलिए उसे अकेले ही आना पड़ा, वो भी बिना वर्दी के। कबीर को अपनी छाती पर ध्यान से घूरते देख वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसकी भौहें तन गईं और वो चिल्लाई, कहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कबीर हो? बोलते बोलते वो अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल में आगे बढ़ी और उसका पैर अनजाने में वहां कहीं गिरे खीरे के छिलके पर पड़ गया। एक चीख की आवाज के साथ वो पीछे की ओर गिर पड़ी। हालांकि उस पुलिस वाली की फुर्ती सचमुच काबिले तारीफ थी। जिस पल भाई बहन दंग रह गए, उसने अपनी लंबी टांगों को झटका दिया, अपनी कमर घुमाई और अनपेक्षित रूप से हवा में कलाबाजी खा गई। उसने सहारे के लिए अपने हाथों को जमीन पर मारा, फिर उछलकर वापस खड़ी हो गई और बिना हाँफे या शर्माए जमीन पर वापस आ गई। कमाल है, सर्कस से भी बेहतर, कबीर ने प्रशंसा में कहा। आरती खन्ना को खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी ठोड़ी को एक कलाकार की तरह थोड़ा ऊपर उठाया, जो प्रशंसा प्राप्त कर रहा हो। लेकिन फिर एक हल्की पॉप की आवाज के साथ उसकी शर्ट के बटन अचानक खुल गए, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका लुभावना हथियार एक लहर की तरह बाहर झांकने लगा, जिसका 1/3 हिस्सा कबीर और रिया के सामने उजागर हो गया। फुहार! ये देखकर कबीर ने अचानक अपने मुंह के चावल बाहर थूक दिए। वो उसे रोक नहीं सका और इतनी जोर से कि कुछ दाने सीधे उसकी सफेद गहरी खाई में जा गिरे। आह! आरती खन्ना बेहद नाराज हो गई और उसे घिन आने लगी। उसने जल्दी से उसे थपथपाया और कुरेदा, जिससे लहरों का एक और उछाल पैदा हो गया, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। जब उसने उसमें से चावल निकालकर घृणा के भाव से फेंक दिए तो उसने कबीर को देखा और उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने उसके मुंह में खून देखा। वो एक पल के लिए ठहर गई। पता चला कि कबीर का मुंह और नाक खून से भर गया था और वो 3D नज़ारे के अत्यधिक प्रलोभन को सहन नहीं कर सका। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा था। आरती खन्ना की भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने एक हाथ से अपनी छाती को ढका और दूसरे हाथ से एक दस्तावेज निकालकर मेज पर पटक दिया। मैं विकासपुरी थाने से पुलिस ऑफिसर आरती खन्ना हूं। तुम्हारा नाम कबीर है ना? तुम पर मारपीट और चोट पहुंचाने का संदेह है, जिसके परिणाम गंभीर हैं। अब जांच में सहयोग करने के लिए मेरे साथ थाने चलो। कबीर ने दस्तावेज पर एक नजर डाली। माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो चुप रहा। लेकिन रिया चिंतित होकर खड़ी हो गई और अपने भाई के सामने आ गई। पुलिस दीदी, मेरे भैया अपराधी नहीं हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। प्लीज उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। अभी अभी विक्रांत ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बलात्कार जैसा शब्द एक लड़की के लिए जुबान पर लाना भी हमेशा बहुत शर्मनाक होता है। पुलिस वाली दंग रह गई। क्या किसी ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। डिप्टी चीफ ने बस उसे किसी को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि कबीर बेहद हिंसक है और उसे तुरंत पकड़ने की जरूरत है। उसने रिया को देखा, जो साफ तौर पर एक बीमार लेकिन खूबसूरत लड़की थी। आंखों में आंसू थे और दयनीय लग रही थी, फिर भी जिद से अपने भाई के सामने खड़ी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मेरे साथ थाने चलो, मैं पूरी तरह से जांच करूंगी।
फिर उसने एक जोड़ी हथकड़ी निकाली। रिया चौंक गई। कबीर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि उसकी बहन पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर जाए। वो खड़ा हो गया और बोला, मेरी बहन छोटी है, उसे डराइए मत। क्या यहाँ सवाल जवाब नहीं हो सकते? मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी बहन पीड़िता है, उसे थाने जाने की जरूरत तो नहीं है ना? आरती खन्ना ने रिया पर एक नजर डाली, कबीर पर नाक सिकोड़ी और अनिच्छा से सहमत हो गई। बहन, घर पर रहना और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना, मैं ठीक रहूंगा। कबीर ने रिया को दिलासा दिया और पुलिस वाले के पीछे पीछे बाहर चला गया। अनपेक्षित रूप से दरवाजे पर एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। ये एक पोर्श 911 थी। कबीर ये सोचे बिना नहीं रह सका कि पुलिस इतनी अमीर कब से हो गई। उसने पूछा, क्या आप सचमुच पुलिस ऑफिसर हैं? आरती खन्ना ने एक क्लिक की आवाज के साथ उसे हथकड़ी लगाई और भौहें सिकोड़कर कहा, मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर बनने का नाटक कर रही हूं। तुमने हमारी पार्टी बर्बाद कर दी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। कबीर को पोर्श स्पोर्ट्स कार में धकेल दिया गया। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था कि वो इतनी शानदार कार में बैठा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस हालत में। उसने जल्दी से अपनी बहन को एक उज्जवल मुस्कान दी, लेकिन दरवाजे के सहारे खड़े उसके पीले चेहरे को आंसू पोंछते देख उसे अचानक दुख का एक गहरा एहसास हुआ। आरती खन्ना ने रिया के चेहरे का भाव रियर व्यू मिरर में देख लिया और कहा, चिंता मत करो, अगर तुमने सचमुच कानून नहीं तोड़ा है तो तुम जल्द ही घर जा सकते हो। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने ज्यादा बयान भी नहीं लिया था कि एक अधेड़ भारी बालों वाला पुलिस वाला अंदर आया। उसने पहले पुलिस वाले की शानदार फिगर पर एक नजर डाली, फिर 3 मेडिकल रिपोर्ट नीचे फेंकी और कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा, आरती, ये लड़का अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। उसने एक को अपाहिज कर दिया, दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया और एक और को सिर में चोट पहुंचाई। इस तरह के गुंडे को सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने दरवाजे से बाहर चिल्लाया, कांस्टेबल अंदर आओ, इस गुंडे को हिरासत केंद्र सेल A06 में ले जाओ। हम कल औपचारिक रूप से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। आरती खन्ना ने भौहें सिकोड़ी। डिप्टी चीफ चौहान, क्या सेल A06 ठीक रहेगा? वहां सभी गंभीर संदिग्धों को रखा जाता है। पता चला कि ये आदमी विक्रांत का चचेरा भाई पुलिस स्टेशन का डिप्टी चीफ था। क्यों ठीक नहीं रहेगा? उसने किसी को अपाहिज कर दिया, क्या ये गंभीर नहीं है? लेकिन मैंने सुना है कि विक्रांत नाम के एक आदमी ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। ये आत्मरक्षा का मामला है या ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक आत्मरक्षा का? आरती खन्ना को विक्रांत और डिप्टी चीफ चौहान के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। क्या तुम्हारे पास सबूत है? आरती, हम सबूतों के आधार पर केस चलाते हैं, अपराधियों के बहानों पर विश्वास मत करो। कांस्टेबल, तुम उसे जल्दी से क्यों नहीं ले जाते? जब समय आएगा तो जज स्वाभाविक रूप से फैसला सुनाएगा। महिला पुलिस ऑफिसर के पास कोई चारा नहीं था। धड़ाम, सेल का दरवाजा खुला और बंद हुआ और कबीर को सेल A06 में धकेल दिया गया। ऊपर देखने पर उसने देखा कि अंदर 5 कैदी थे। 4 बिना शर्ट के थे और टैटू से ढके हुए थे और बचा हुआ एक डरपोक था जो अशक्त रूप से दुर्व्यवहार का शिकार था। अरे, एक और नया लड़का आया है। इतना जवान, क्या जुर्म किया है? हमें भी तो बता। एक आंख वाले टैटू वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा शत्रुता से भरा था। कबीर ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे अपने नंबर वाले बिस्तर पर जाकर बैठ गया, 2 बातों के बारे में सोचते हुए। पहला, उसे कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। अगर ऑफिसर आरती खन्ना ने सच में मदद की तो उसे ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए, वरना उसकी बहन मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरा, वो इतना ताकतवर कब बन गया? विक्रांत के बॉडीगार्ड सभी उस्ताद थे, लेकिन उसने सिर्फ एक मुक्के से उनके हाथ तोड़ दिए। ये अविश्वसनीय था। और सबसे अजीब बात उसकी आंखें थीं। ए लड़के, काणे भाई तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। गूंगा है क्या? तुझे बैठने के लिए किसने कहा? उठ, यहां लुढ़क कर आ, घुटने टेक और माथा टेक। एक टैटू वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कबीर की नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसकी उंगली लगभग उसकी नाक को छू रही थी। उसका रवैया बहुत बुरा था और वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी भी पल उसे थप्पड़ मार देगा। क्या? कबीर भौंचक्का रह गया। अपनी बहन की खातिर वो कोई झमेला खड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बिना किसी कारण के घुटने टेकने और माथा टेकने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो कई सालों से समाज में संघर्ष कर रहा था और लोगों से निपटने में माहिर माना जाता था। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। बॉस लोग, मैं छोटा हूं और नासमझ, प्लीज थोड़ा रहम कीजिए। काणा आदमी ने ठंडी सांस भरी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। ठीक है, यहाँ का नियम है कि दरवाजे में घुसते ही पहले बॉस की पूजा करो, घुटने टेको और बॉस के पैर के अंगूठे को चाटो।
इतना कहने के बाद उसने अपने जूते उतारे और एक काला और गंदा पैर कबीर के सामने रख दिया, जो बदबू से भरा था। लड़के, मैं यहाँ का बॉस हूँ, जल्दी कर, मेरे लिए इसे चाट। कबीर को ये देखकर उल्टी आने वाली थी। अपने बगल में बैठे कुछ लड़कों को देखकर, जिनकी नीयत खराब थी, उसकी भौहें कस गईं और गुस्से की एक लहर उठी। ये एक खुला अपमान था। अगर उसने सच में इसे चाट लिया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो पूरी तरह से एक हारा हुआ इंसान बन जाएगा और रात में अपने सपनों में उल्टी करते हुए जागेगा। उसने अपना गुस्सा दबाया। बड़े भाई, मजाक करना बंद करो, काना आदमी ने उपहास किया। कौन मजाक कर रहा है? ईमानदारी से कहूं लड़के, तूने विक्रांत साहब को भी मारने की हिम्मत की। तुझे तो जलील होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी घुटने टेक कर उसे चाट ले और मार खाने से बच जा, वरना हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे और तेरी इज्जत लूट लेंगे। क्या तुम लोग विक्रांत के आदमी हो? क्या उसने तुम्हें मेरे खिलाफ जाने के लिए रिश्वत दी है? कबीर दंग रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं, उसके विचार अस्पष्ट थे। बकवास बंद कर और चाट। एक कैदी, जिसका चेहरा वहशी था, ने कबीर के सिर पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बहरा हो सकता था। कबीर जल्दी से बच निकला। उसका सिर एक तरफ झुक गया। वही धीमा होने वाला असर जो उसने पहले देखा था फिर से दिखाई दिया, जिससे उसे पता चला कि उसके साथ कुछ अजीब जरूर हुआ था। वो उस पल इसे समझ नहीं सका, लेकिन ये निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। अपना थप्पड़ चूकते देख कैदी गुस्से से आग बबूला हो गया। लड़के, तूने बचने की हिम्मत कैसे की? उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। इस बार कबीर ने बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे जवाबी हमला किया। ये जानते हुए कि वे विक्रांत के रिश्वतखोर आदमी थे, बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि पहला वार करने वाला सबसे मजबूत होता है, और इसलिए उसने अपना मुक्का चलाया, अपनी कमर घुमाई और गुस्से से वार किया। धड़ाम! कबीर ने अपने अंदर गर्माहट की एक लहर महसूस की, जो उसकी मुट्ठी तक बह गई और उसके साथ आगे बढ़ी। एक मुक्के के साथ उसे लगा जैसे वो दहाड़ने वाला है, और उसकी मुट्ठी उस आदमी के चेहरे में घुस गई। आउच! एक चीख के साथ कैदी की नाक टूट गई, खून के छींटे उड़े, उसका शरीर ऊपर की ओर उछला और कई दांत टूटकर गिर गए। अचानक हुए इस बदलाव ने उन कैदियों को जो कबीर का मजाक देखने का इंतजार कर रहे थे, चौंका दिया। उनकी मुस्कान उनके चेहरों पर जम गई, जैसे कि उन्हें कबीर की इस क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। काना आदमी चिल्लाया, चलो इसे अपाहिज कर दो। तेरी बहन को अपाहिज करूं? कबीर एक ही मुक्के में सफल हो गया और बहुत खुश हुआ। वो गर्माहट जो भी थी वही थी जिसकी उसे इस समय जरूरत थी। फिर एक और तेज मुक्का, गर्माहट की वैसी ही लहर ने एक और कैदी को गिरा दिया, जो खून थूक रहा था। उसका शरीर बिस्तर से जोरदार धमाके के साथ टकराया, जिससे लोहे का गद्दा झुक गया। वो आदमी जमीन पर दुबक गया, उठ नहीं पा रहा था। कैसे ये संभव है? इतना क्रूर! हैरान काना आदमी कबीर को घूरता रहा, लेकिन कबीर ने एक सीधा थप्पड़ मारा, हवा और बिजली की एक लहर के साथ। एक जोरदार चटाक के साथ वो तुरंत जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया था। बचा हुआ टैटू वाला आदमी सहम गया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था और आखिरकार एक धम से घुटनों के बल गिर गया। भाई हीरो, मुझे मत मारो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कबीर को वो सबसे शानदार एहसास हुआ जो उसने कभी महसूस किया था, जैसे कि वो अचानक एक सुपर सायन बन गया हो। समाज में संघर्ष करने वाले किसी के लिए घटनाओं का सामना अनिवार्य था और लड़ाइयां आम थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने पूरी तरह से जीत हासिल की थी। उसके दुश्मन पूरी तरह से हार गए थे और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। और उसके खिलाफ जो थे वो कैदी थे जो अविश्वसनीय लोग दिख रहे थे। उसके शरीर में वो गर्म धारा जो भी थी, उसे उसका धन्यवाद करना था, तहे दिल से धन्यवाद करना था। कबीर ने अपना पैर उठाया और काणे आदमी के चेहरे पर रख दिया, उसे जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण की भावना के साथ नीचे देखते हुए। हम्फ, अभी तो तुम लोग बहुत मजे ले रहे थे, मुझसे अपनी गंदगी चटवा रहे थे। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे हाथ में हूं और तुम मेरे हाथ पैर तोड़कर मेरी इज्जत लूट लोगे। अब तुम्हारा क्या हुआ? और क्या तू अभी मुझे उसकी गंदगी चाटते हुए नहीं देखना चाहता था? अब तू कहता है कि तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर आ, इसकी गंदगी चाट। आह, हाँ, मैं आपकी गंदगी चाटूंगा। टैटू वाला रेंग कर आया और कबीर के पैर चाटना चाहता था, लेकिन उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। काणे आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इसके पैर चाट। टैटू वाले आदमी को तुरंत बहुत बुरा लगा। वे पूरे सेल के सबसे बदबूदार पैर थे, लेकिन मार से बचने के लिए उसके पास उसके पैर चाटने के अलावा कोई चारा नहीं था।
टैटू वाले आदमी को भौहें सिकोड़कर चाटते हुए देखकर कबीर ने फिर पूछा, विक्रांत ने तुम्हें क्या फायदा दिया? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, बताओ। कबीर ने काणे आदमी के मुंह पर पैर रखा। काणा आदमी मुश्किल से बोला, भले आदमी, मैं कहता हूं विक्रांत साहब, विक्रांत चाहते हैं कि हम तुम्हें मार डालें, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दें, तुम्हें पीट पीट कर पागल बना दें और हमें हर एक को 50,000 रुपए देंगे। क्या पीट पीट कर पागल बना दें? विक्रांत, तू सच में बहुत क्रूर है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें पीट पीट कर पागल बना दूंगा। कबीर गुस्से में था और उसने काणे आदमी पर जोर से पैर रखा। काणा आदमी तुरंत दया की भीख मांगने लगा। भले आदमी, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें एक और राज बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। विक्रांत, उसने कहा कि वो आज रात तुम्हारी बहन को ढूंढने जा रहा है। क्या कहा तूने, कमीने? ये खबर सुनकर कबीर गुस्से में तो था ही, चिंतित भी हो गया। उसने काणे आदमी के चेहरे पर जोर से पैर रखा और वो तुरंत बेहोश हो गया। उसे नहीं पता कि उसके कितने दांत टूट गए थे। धड़ाम 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 धड़ाम। कबीर ने पूरी ताकत से सेल का दरवाजा पीटा और आसमान की ओर चिल्लाया, कोई है, जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ता हुआ आया। क्यों चिल्ला रहे हो? अगर फिर से लात मारी तो तुम्हें एकांत कोठरी में डाल दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा जुर्म और बढ़ जाएगा। कबीर जितना सोचता उतना ही चिंतित और घबरा जाता। उसकी बहन घर पर अकेली थी। अगर वो दरिंदा विक्रांत घुस गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। उसने तुरंत कहा, ऑफिसर, मुझे इमरजेंसी है, प्लीज मुझे घर जाने दो। अगर नहीं तो प्लीज मेरे घर चले जाओ। मेरी बहन घर पर अकेली है और एक कमीना उसके साथ बलात्कार करने जा रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पुलिस वाले ने आंखें घुमाईं। पागल, चुपचाप अंदर रह, कोई भी बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं। मैं सच कह रहा हूं। बकवास, चुप रहो। उसे ऐसे जाते देख कबीर चिंतित और गुस्से में था। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और एक जोरदार धमाके के साथ सेल का दरवाजा खुल गया। कबीर तुरंत बाहर भागा। पुलिस अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में एक मुक्के से वो बेहोश हो गया। दूसरे सेलों के कैदी दंग रह गए। ये लड़का बहुत खूंखार था। कंटेनर वाले कमरे में स्थिति गंभीर थी। रिया ने अपनी छाती पर एक कैंची रखी हुई थी, आंसुओं के बीच रो रही थी। विक्रांत, तुम कमीने इधर मत आना, अगर आए तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए खुद को मार डालूंगी। विक्रांत हंसा। रिया, तेरा भाई अब जेल में है, कुछ बड़े लोग उसे तड़पा रहे हैं। जब वो बाहर आएगा तो पूरी तरह से पागल हो चुका होगा। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। तेरे भाई ने मुझे पीटा और मैं उसका बदला तुझ पर लूंगा। मैं तुझे पीटूंगा नहीं, मैं तुझे प्यार से बदला दूंगा। तुम घिनौने हो। हाँ, घिनौना? मुझे अच्छा लगता है जब तुम घिनौनी होती हो। जब मैं तुम्हारे साथ सोकर तुम्हें गर्भवती कर दूंगा तो मुझे निश्चित रूप से घिन आएगी। विक्रांत ने कहा। रिया के कपड़े पकड़कर एक टुकड़ा फाड़ दिया, जिससे उसकी सुंदर गोरी त्वचा दिखने लगी। रिया चिल्लाई, ये जानते हुए कि आज रात उसकी मौत निश्चित है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक कौंधी। लेकिन भैया, माफ करना, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। उम्मीद है कि मेरे बोझ के बिना आपकी जिंदगी अच्छी होगी। ये सोचकर उसने दांत भींचे और अपने पीले हाथ में कैंची पकड़कर उसने उसे अपने दिल में जोर से घोंप दिया। छपाक! खून की एक मोटी धार निकली जो विक्रांत के सिर और चेहरे पर फैल गई। आह, सच में आत्महत्या कर ली, विक्रांत चिल्लाया और उछल पड़ा। इसी पल कबीर बिजली की तरह अंदर घुसा और ये दृश्य देखकर उसने तुरंत एक दर्दनाक दहाड़ मारी। बहन!